कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज से मैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को देखते हुए और सीडीपीओ जेपीएससी ईटीसी एग्ज़ाम्स को देखते हुए आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें इकोनॉमिक्स के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें दिए जाएंगे, जो टेस्ट हमारे पेड ग्रुप में लिए जा रहे हैं। उसी से संबंधित आपके प्रश्न है इकोनॉमिक्स जीएस के लिए। ये जेपीएससी पीटी एंड मेंस में भी आपके काम देंगे, क्योंकि मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं और सीडीपीओ पीटी में, जेएसएससी सीजीएल में, प्रत्येक जगह के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और इससे संबंधित नोट्स प्राप्त करना हो, क्लासेस प्राप्त करना हो प्रारंभिक परीक्षा के, तो आप 9661163344 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के नाम से ही कई अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं कि आखिर इसकी तैयारी कैसे की जाए, यहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, इतने सारे डाटा होते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी को पढ़ा जाए या फिर करेंट इकोनॉमी को पढ़ा जाए, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैं प्रश्न का सेक्शन को शुरू कर रहा हूँ, और जिनको भी मटेरियल वगैरह चाहिए किसी भी पार्ट का, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, झारखंड, मैथ्स, जो भी आपके होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो आप 9661163344 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न आपके कलेक्शन दिए जाएंगे, सारे वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आईएएस के पैटर्न पर भी बहुत सारे इसमें प्रश्न मिलेंगे। जेपीएससी के पैटर्न पर, बीपीएससी के पैटर्न पर, सीजीएल के पैटर्न पर, सीडीपीओ के पैटर्न पर, हर जगह ही आपका फ्रूटफुल होने वाला है। मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम बहुत करीब है। 14 और 15 अक्टूबर को जेएसएससी सीजीएल है। सीडीपीओ के जो आपके ऑनलाइन होने वाले थे, तकनीकी कारण से रुक चुके हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन 8-10 दिन में वह ओपन हो जाएंगे। मान के चल सकते हैं कि अगस्त के प्रथम वीक से वह ओपन हो जाएंगे सीडीपीओ के एग्ज़ाम वाले जो ऑनलाइन लिंक है। और ऐसी कोई समस्या वहाँ पर नहीं है। और जेपीएससी की वैकेंसी की जहाँ तक बात है, तो उसकी भी सूचना बहुत जल्द मिलेगी। टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए पहला प्रश्न जो है, निम्न कथनों पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वह पूंजीवादी देश है। देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए यह कथन जो है आपका गलत हो जाता है। पूंजीवादी देश से ये सही है, लेकिन नियंत्रण नहीं है कह देना ये पूरी तरीके से गलत है। रूस और चीन में निजी क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह साम्यवादी देश है। यहाँ पर भी निजी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं होगा, यह भी इम्पॉसिबल है, भले ही साम्यवादी देश क्यों न रहे। चीन में ही अलीबाबा देखते हैं, रूस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में हैं। हाँ, सरकार का ज़्यादा प्रभाव होता है, नियंत्रण होता है। ये पूरी तरीके से हमारे द्वारा प्रश्न तैयार किए गए हैं। यहाँ पर जो भी टेस्ट लिए जाते हैं हमारे पेड मेंबर्स के, वो कहीं से भी आपका कॉपी पेस्ट टाइप का नहीं होता है। वो हमारे नोट्स के आधार पर क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े रहें, आपको लाभ होता रहेगा। तो ये दो गलत हो गए हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 1991 से पूर्व भारत का झुकाव समाजवाद की ओर था, और 1991 के बाद भारत का झुकाव पूंजीवाद की ओर है। सही है। हालांकि भारत की इकोनॉमी को अगर आप कहेंगे तो डी नंबर में इसे आप देखते हैं। 1991 से पूर्व और 1991 के बाद दोनों स्थिति में यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपका सही है। ये आप नहीं कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश नहीं था, झुकाव था समाजवाद की ओर या पूंजीवाद की ओर झुकाव है, बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवाद यानी कि। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 से पहले या बाद नहीं रहा है, वो था, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही था। तो दो कथन सही हैं, दो गलत हैं। देखिए ऑप्शंस मैं फिलहाल देखता हूँ। ऑप्शन जो है कोई दो कथन, कितने कथन सही हैं, तो ये आईएएस का नया पैटर्न चल रहा है इसलिए प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कोई दो कथन आपके सही हो गए। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, निम्न में से किस तरीके के आर्थिक प्रणाली वाले देश में विकास की अधिक संभावना रहती है। क्लियर।
इसका उत्तर अंत में आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल मैं समझा दे रहा हूँ। पूंजीवादी देश में पहला ऑप्शन है, दूसरा साम्यवादी देश में, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में, चौथा जो है विकास की संभावना का प्रणाली से संबंध नहीं है। अगर अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आप अध्ययन करते हैं कि अधिक संभावना किस में, ठीक है, तो आपको लगेगा एट ए टाइम कि पूंजीवादी देश ज़्यादा डेवलप हैं इसलिए ज़्यादा संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे साम्यवादी देश ने भी डेवलपमेंट किया है, मिश्रित इकोनॉमी वाले देश ने भी अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। तो उसका ये मैटर नहीं है कि किसी प्रणाली से इसका संबंध नहीं होता है, इसका संबंध वास्तव में अर्थव्यवस्था का किस तरीके से आप बेहतर मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपकी सारी नीतियाँ क्या हैं। आप कोई भी प्रणाली अपनाइए, लेकिन अगर बेहतर प्रबंधन है, सरकारें अच्छी हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, तो डेवलपमेंट की संभावना रहेगी। इसलिए इसका उत्तर जो होगा डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एशिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले कितने देश हैं जो पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि पूंजीवाद की राह पर चल निकला है, यूरोप और अमेरिका की तरह? तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको जापान मिलेंगे, साउथ कोरिया मिलेंगे एंड सिंगापुर मिलेंगे, ठीक है। ये 3 देश हो गए, और एक आपका है ताइवान, जो जिस पर चाइना हक जताता है, लेकिन इसको आप 4 आंसर दे सकते हैं। अगर क्लियर कर लेगा क्वेश्चन कि आपका ताइवान भी है, ताइवान को शामिल नहीं करना है, तब 3 आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत के घरेलू सीमा डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होंगे? इस तरीके के कंसेप्ट जो है आपके इकोनॉमी में क्लियर होने चाहिए, कौन शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो घरेलू सीमा क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपका इस तरीके का कंसेप्ट इकोनॉमी में होना चाहिए कि घरेलू सीमा, डोमेस्टिक बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इन सभी का डिफरेंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो जो भी आपका ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो होता है, जो आप नक्शा देखते हैं भारत का, वो भी घरेलू सीमा है। भारत के सैन्य अड्डे अगर विदेश में हैं तो वह भी घरेलू सीमा है, और भारतीय दूतावास अगर विदेश में है निश्चित रूप से वो भी घरेलू सीमा होंगे, है ना। और विदेश में अगर हमारे पानी जहाज और हवाई जहाज जाते हैं तो वो भी घरेलू सीमा होंगे। लेकिन विदेशों के मंदिर ये हमारे घरेलू सीमा में नहीं आएंगे। जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह हो वो उनके देश के हैं, उससे भारत का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है कौन शामिल नहीं होगा, प्रश्न जो था आपका, तो उसका विदेशों में मंदिर होगा, सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट जो है आपका, राष्ट्रीय आय के मापन में सबसे ज़्यादा बेहतर आपके विचार से कौन होता है? क्लियर। तो जीडीपी में तो आपका विदेशियों का भी इनकम शामिल होता है, और एनडीपी भी वही हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें डिप्रेसिएशन को जीडीपी में माइनस कीजिएगा तो एनडीपी आएगा। जीएनपी में भारतीय निवासियों का, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि इंडियंस का इनकम होता है, तो ये विचार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जो हमारा खर्च होता है प्रोडक्शन में, हमारा जो डिप्रिसिएशन यानी कि खर्च होता है, कुछ ना कुछ हम खर्च करेंगे तब ना हमारा प्रोडक्शन होगा। अगर एक आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो जो मशीन है वो तो आपका घिसता है, उसमें खर्च करना पड़ता है। तो जीएनपी जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, जो इंडियन के द्वारा इनकम किया गया है, लेकिन उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, ओके। उसके बाद बचता है आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसलिए सबसे बेहतर आपका होता है एनएनपी। इसलिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट काउंट किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट इट मीन्स साधन लागत, जब सब्सिडी या टैक्स कुछ भी नहीं लगाया जाता है और जितना खर्च आता है किसी वस्तु के उत्पादन में, उसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, जब तक वह आपका फैक्ट्री प्लांट में है। भारत के घरेलू सीमा में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों की आय, यहाँ आय होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, आय को निम्न में से आप किस में शामिल करेंगे? जीडीपी में कीजिएगा या जीएनपी में? उपरोक्त में से दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल है, इसको आपको जीडीपी में शामिल करना है। जो भारत के गैर निवासी हैं और हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री में हैं उनको जीडीपी में शामिल किया जाता है, क्योंकि जीएनपी में वो ही शामिल होंगे जो भारत के निवासी हैं। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीयों के आय को निम्न में से
किस में आप शामिल करेंगे? प्रवासी भारतीय एनआरआई जो हैं इंडियंस ही होते हैं, तो जीडीपी में करेंगे या जीएनपी, दोनों में कोई नहीं है। सिंपल है, ये जीएनपी में शामिल होंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। जीडीपी में तो नहीं होंगे क्योंकि भारतीय डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर हैं, है ना। भारतीय डोमेस्टिक बाउंड्री में रहेंगे तभी जीडीपी में शामिल होंगे, चाहे वो भारत के निवासी हों या गैर निवासी हों, है ना। नहीं है तो भले ही भारतीय हैं तो भी वो जीएनपी में ही जीएनपी में चले जाएंगे, क्योंकि जीएनपी जो होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, वो इंडियन के द्वारा जो भी किया गया है, चाहे हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री में या आउट ऑफ डोमेस्टिक बाउंड्री, उस सारे का इंडियंस का इनकम या भारत के निवासियों के इनकम को काउंट किया जाता है। जब कोई देश विकसित होता है तो जीडीपी निम्न में से किस सेक्टर में, जीडीपी में किस सेक्टर का प्रतिशत बैठता नहीं है, बढ़ता है होगा। ओके, इसको बढ़ता है पढ़िएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं, नियम है और पूरी तरीके से प्रूव्ड नियम है। हर देश में जब वह विकसित होता जाता है धीरे धीरे तो टर्सरी सेक्टर के परसेंटेज बढ़ते हैं। भारत में भी धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ रहे हैं। फ्रूट सेलर्स, कोबलर हुए, बार्बर हुए, साथ में जोड़ सकते हैं। किस सेक्टर के अंतर्गत रखा जाएगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, किसी सेक्टर में नहीं। तो कोई भी सर्विस से प्रोवाइड आपको करा रहे हैं फ्रूट सेलर्स, है ना, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं फ्रूट सेलर्स। क्लियर? प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं या खेती नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होंगे, ये आपके होंगे टर्सरी सेक्टर में। इसको कन्फ्यूजन में मत प्राइमरी सेक्टर आंसर कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सीएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय के मापन विधि के लिए व्यय विधि को पहली बार किस वर्ष जोड़ा गया, है ना। पहले व्यय विधि शामिल नहीं था सीएसओ में। साइमन कुजनेट्स जो हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने 3 विधियां बताई हैं राष्ट्रीय आय के मापन के लिए, तो इसको बाद में जोड़ा गया व्यय विधि को 1967 में। और डिटेल जो है राष्ट्रीय आय का, उसके लिए आपको नोट्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गैर आर्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में आते हैं? जो गैर आर्थिक क्रियाएं में आते हैं, निम्न में से कौन गैर आर्थिक क्रियाओं में आते हैं? यानी कि जिसके बदले आपको पैसे नहीं मिलते हैं और राष्ट्रीय आय में आप योगदान नहीं दे पाते हो, सब गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, है ना। तो कौन शामिल है? अनुबंध पर कार्य करना, अनुबंध पर कार्य करने से पैसा मिलता है, तो ये आर्थिक क्रियाओं में आएगा, इसलिए आप राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, तो ये आपका गैर आर्थिक क्रिया में आएगा। घरेलू काम कर रही हैं अगर महिलाएं या पुरुष, तो निश्चित रूप से उसके बदले भी पैसे कोई नहीं देने वाला है, ये भी नहीं आएगा, इसलिए उत्तर जो होगा आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट, साइमन कुजनेट्स होगा। राष्ट्रीय आय निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि नहीं बताई गई है? नहीं वाले पर विशेष से ध्यान रखिएगा। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, व्यापार विधि। निश्चित रूप से उत्पाद, आय और व्यय को बताया गया है, व्यापार विधि को नहीं बताया गया है ना। इसलिए उत्तर जो हो जाएगा 12 का डी हो जाएगा। नीचे में आपके आंसर दे दिए गए हैं। क्लियर? मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। यह आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। आपके CDPO, ISPT, JPSC PT, CDPO PT और यथाशीघ्र होने वाले JSSC CGL सभी के लिए समान रूप से लाभदायक है। जो भी JSSC CGL के पेपर 3 के क्लासेस चल रहे हैं, CDPO के PT के क्लासेस शुरू हो गए हैं, उसके मेंस के क्लासेस सितंबर से शुरू होंगे, LSW ऑप्शनल और 2 GS पेपर के साथ। और JPSC PT मेंस के चल ही रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चल रहे हैं। किसी से भी आपको जुड़ना हो 9661163344 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। उचित प्रक्रियाओं के बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। इस सीरीज का अगला वीडियो देखना न भूलें, बहुत ही लाभदायक आपके लिए होने वाला है आगामी एग्जाम्स के लिए। झारखंड के भी कुछ क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।